नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज हम चर्चा करेंगे ठाणे की राजनीति से। जी हाँ, यहीं से ठाणे शहर से जो है एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री बने हैं और यहाँ पर शिवसेना की दो गुट हो गई है। एकनाथ शिंदे जी के खुद की गुट है जो काफ़ी मजबूत मानी जा रही है और दूसरा गुट है राजन बिचारे जी की जो सांसद हैं। राजन बिचारे जी के बारे में कहा जा रहा है कि अगर वो एकनाथ शिंदे के साथ में होते तो और भी कुछ होता। इसी पर चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी से। थत्ते जी, आप तो यहाँ पर मेरे ख्याल से 5 दशक से देख रहे हैं यहाँ पर। 50 साल से जी, 5 दशक और 50 साल हो गया। ऐसे कि एकनाथ शिंदे जैसे मेरे एक बहुत घनिष्ठ मित्र हैं जी। मगर राजन बिचारे के साथ भी एक समय था कि हम दोनों पूरे दिन भर एक साथ घूमते फिरते थे और हमारी दोस्ती थी अच्छी खासी। और उनके बारे में और एक बात मैं बताऊंगा कि एक ज़माने में उन्होंने मेरे को बहुत सुरक्षा भी दी थी। मगर मैं लिखता था उटपटांग, तो झगड़े बहुत होते थे। तो वो झगड़े में ऐसा ही भी बात बनाती थी कि भाई जान पे गुजर जाए, इतनी तक होती थी। तो राजन बिचारे जी मेरे मित्र करके ही मेरे साथ आते थे। वो बोले कि आपका लेखन जो है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप दिघे साहब के भी दोस्त हैं तो आप मेरे भी दोस्त हैं जी, तो मैं आपके साथ बिल्कुल आना पसंद करूँगा। तो इस हिसाब से वो मेरे साथ सुबह 10 साढ़े 10 बजे हम दोनों निकलते थे, रात देर से आते थे और बड़े प्यार से और दोस्ती निभाते थे। और एक बार तो ऐसा हो गया कि मेरा खुद बाला साहब से झगड़ा हो गया और झगड़ा इतना बड़ा कि उन्होंने आदेश दिया कि इसका गगनभेदी बंद करो और इसको जहाँ दिखेगा उसको मारो। बाला साहब ने जाहिर पब्लिक मीटिंग में बोला। तो मेरे को मारने के लिए कुछ शिवसेनाओं की ग्रुप्स थे वो एक्टिव हो गए। तो मुझे तो खबराबात हो रही थी। मैं उस समय जहाँ रहता था, यहाँ नहीं रहता था, तो वहाँ पे ऐसा हो गया कि उस रात को जिस शाम को उन्होंने अनाउंस किया उस रात को मेरी गाड़ी तोड़ दी लोगों ने। मैं ऊपर से देख रहा था कि गाड़ी तोड़ रहे हैं। मैं नीचे नहीं गया। मैं बोला गाड़ी तोड़ रहे तो तोड़ने दो, उनका अगर समाधान होता है गाड़ी तोड़ने से तो तोड़ने दो। तो गाड़ी तोड़ के दी उन्होंने। फिर मैंने मनोहर जोशी जो मेरे मित्र थे उनको फ़ोन किया। मैं बोला कि आज मेरी गाड़ी तोड़ी है और ये शिवसैनिक है। और बाला साहब ने खुद बोला है पब्लिक मीटिंग में कि अनिल थत्ते जिसे दिसेलती थे तेरा बढ़वा। तो अभी मेरे ऊपर बहुत बड़ी नौबत आने वाली है, तो क्या करें। तो मनोहर जोशी भी मेरे चाहने वाले थे, दिल वाले थे, मित्र थे। उन्होंने बोला एक काम कर, वो दुनिया ढूंढेंगे मगर वो मेरा जो होटल है कोहिनूर अंधेरी कुर्ला रोड पे वो नहीं ढूंढेंगे, क्योंकि वो ख्वाब में भी ये नहीं सोचेंगे कि बाला साहब ने जब तुमको मारने का आदेश दिया है तो तुम मेरे ही घर में रहोगे या मेरे ही होटल में रहोगे। तो तुम एक कार करो, टैक्सी करो, तुम्हारी फैमिली ले लो, एक 10-15 दिन के कपड़े भी ले लो और हमारे यहाँ रहने को आ जाओ। सर ये देखो राजनीति में क्या क्या होता है उलट पुलट, कि जब बाला साहब के शिवसेना के टोलियाँ मुझे ढूंढते घूम रही थी पूरे बम्बई में, जहाँ जहाँ मैं हो सकता हूँ हर एक जगह वो टैग कर रहे थे कि यहाँ पे है क्या, यहाँ पे है क्या। मैं वहाँ कैसे मिलूँगा। मैं तो मनोहर जोशी का कोहिनूर होटल जो अंधेरी कुर्ला रोड में है वो डिलक्स सूट उन्होंने मेरे लिए बुक करके रखा था। उसमें मैं 15 दिन रहा और दुनिया भर लोग ढूंढे और गाड़ी तो तोड़ दी थी तो वो मेरे कंपाउंड में पड़ी हुई थी। तो वो आते थे सारा गाड़ियाँ और तोड़ते थे। मैं बोला इसका तो इंश्योरेंस है, मुझे मिलेगा, मेरे को फ़र्क नहीं। मैं वो मीडिया को ये कर रहा था कि जाके फ़ोटो निकालो गाड़ी के कि अनिल थत्ते की गाड़ी तोड़ दी, इस तरह बुरी तरह से तोड़ दी, उनको भी हत्या करने का उनका इरादा था वगैरह। वो तो जो भी मेरा जो स्टाइल है मैनेजमेंट, मीडिया मैनेजमेंट, वो तो मैं कर रहा था। तो उस समय ऐसा हो गया कि 15 दिन के बाद जयंत सारगावकर करके बड़े ज्योतिषी थे और गवा बेरेकर के बड़े एक संपादक थे और मनोहर जोशी, इन तीनों ने बाला साहब से बातचीत की। वो बोले कि मार्मिक, उस समय मार्मिक था, सामना नहीं था, बोले मार्मिक जो है वो शिवसेना का मुखपत्र माना जाता है, पर अनिल थत्ते का जो गगनभेदी है वो आपका मुखपत्र माना जाता है। आप मार्मिक के अग्रलेख उससे लिखवाते हैं, 7.5 साल से वो आपके साथ है, आप इतना गुस्सा कैसे कर सकते हैं। आपको उसको संभल लेना चाहिए, माफ़ करना चाहिए। तो वैसे क्या ना, बाला साहब के मन में वो एक स्निग्धता थी, स्नेह था। तो बोले पण त्याने असं का लिहिलं। तो बोले अभी जो देखो आप भी बोलते हैं लिखते हैं वो वैसे आपके लिए भी उसने उल्टा पलटा लिखा है कई लोगों के बारे में, उन लोगों को भी उसका भुगतना पड़ा है। तो मेरे ख्याल से अभी अनिल तुम्हारे लिए एक अच्छा मित्र भी है तो हम बुलाते हैं उसको। तो बोले कि ठीक है बोलवा। तो मैं गया तब सारगावकर जी, मनोहर जोशी ये सब अंदर बैठे हुए थे
और मैं गया तो मेरे को जैसे ही बाला साहब ने बोला कि 12 बजे उसको बुलाओ अनिल थत्ते को, तो उनके अंदर के लोगों को खबर लगी, क्योंकि वो बाहर बोल के रखते थे, वो राजे थापा वगैरह उनके जो लोग थे उनको उन्होंने बोल दिया की अनिल थत्ते येणार आहे, त्याला आतमध्ये घेऊन या डायरेक्ट, बाहेर बीर बसू नका, असं बाळासाहेबांनी सांगितलं. बरं जब मैं गया उधर तो वो राजे और उसके 5-6 दबंग लीडर थे, लीडर नहीं थे वो बॉडीगार्ड ही थे बाला साहब के, वो सब एकदम सामने से आ गए, बोले गाली दी, बोले अभी तेरे को बाला साहब बाद में माफ़ करेंगे, पहले हम हिसाब करते तुम्हारा. तो उस समय राजन विचारे, मैं ज़िंदगी में कभी वो क्षण भूलूंगा नहीं. राजन विचारे मेरे बाजू में खड़े थे, वो राजन विचारे को जानते थे, उस समय वो तो नगर सेवक भी नहीं था जी, तो वो जानते थे उसको, वो बाजू में सिर्फ खड़ा था. जैसे मैंने अगला पैर उठाया तो वो 5-6 लोग हैं वो एकदम से आ गए, मतलब मुझे मारने के लिए आ गए. तो राजन विचारे आ गए. राजन विचारे ने बोला आप में से कोई भी अगर थत्ते साहब को हाथ लगाता है तो आपको पहले मेरा मुकाबला करना होगा. मैं जब तक ज़िंदा हूँ थत्ते साहब को कोई हाथ लगाने की हिम्मत नहीं करना. मैं दिघे साहब का आदमी हूँ. दिघे साहब ने मेरे ऊपर ये कार्य सौंपा है कि अनिल थत्ते जी को बाला साहब तक पहुंचाना है और मैं उनके साथ हूं. सर मैं रोंगटे खड़े हो जाते हैं आज भी मेरे कि 6 बॉडीगार्ड्स उनके, और वो भी बाला साहब के, कितने दहशतवादी होंगे वो, और एक अकेला राजन. और राजन ने उनको बोल दिया कि भाई, और दिघे साहब ने बोला भी था मेरे सामने, जब मैंने दिघे साहब को ये सब कहानी सुनाई, वो बोले वहाँ के अंटर पंटर चंटर जो रहते हैं ना, वो सूर्यापेक्षा वाड़ू गरम, वो बोले तुमको धक्का देने की कोशिश करेंगे, बस अपना राजन तुम्हारे साथ है, तुम डरो मत. मैं बोला वैसे भी मैं डरता हूँ, मैं तो मरने के लिए तैयार रहता हूँ हमेशा, मेरे को डर नहीं है, मगर मुकाबला करना उनका मेरे लिए मुश्किल है. मैं बोले एक अकेला राजन 10 लोगों को काफ़ी है, जाओ तुम दोनों. तो राजन ने ऐसा पवित्र लिया और ऐसे खाली बोले आ जाओ कौन आता है. सर 6 के 6 पीछे हो गए. मैं वो क्षण जो ज़िंदगी में कभी नहीं भूलूंगा. और उसके बाद ऐसा हुआ कि हम लोग गए अंदर, मैं अंदर गया, वो बाहर खड़ा हो गया, और उसके बाद ऐसा हो गया कि बाला साहब से मेरा पैचअप भी हो गया, ये सब हो गया. अभी आते हैं वो संजय, इसकी जब भी राजन की याद आती है तो मेरे मन में उसकी सब अच्छी यादें हैं, और हम पॉलिटिकल डिस्कशन बहुत करते थे, और हमारे दोनों का बीच में एक कड़ी थी, वो थी इसकी तुम्हारे आनंद दिघे साहब के प्रति प्यार और एक समर्पितता की. तो हम लोग बहुत मतलब अलग ज़िंदगी जीते थे. तो ऐसा हो गया कि अभी जब शिंदे साहब अलग हो गए तो मेरे मन में पहली आशंका ये आई कि हमेशा ऐसा होता है कि लोकल लेवल पे 2 लीडर लोगों की जमती नहीं है जी, कभी नहीं होती है. उनका आपस में कोई ना कोई तो प्रॉब्लम होता है, ये होता है. तो एक बार मुझे ऐसा लगा कि अभी नरेश मस्के से लेके पूरी शिवसेना जो ठाना की है वो इनके साथ गई है, तो हो सकता है कि राजन भी जाएगा, मगर ऐसा हुआ नहीं. और उसके मन में शायद कुछ लोगों ने ऐसा भर दिया कि भाई शिंदे साहब अभी उद्धव जी के साथ नहीं है, तो शिंदे साहब की जगह तुम ले सकते हो, तुम जिला प्रमुख बन सकते हो, तुम उनके उम्मीदवार बन सकते हो, और शिवसेना का जो टिकट है लोकसभा का वो शायद हो सकता है कि वो आपको शिंदे साहब नहीं देंगे, क्योंकि दूसरा उनका कोई उम्मीदवार रहेगा, मगर उद्धव जी आपको पक्का उम्मीदवार घोषित करेंगे, तो आपके हित में ये है कि आप शिंदे साहब के साथ मत जाओ. तो शायद उसका असर उसके ऊपर हुआ. और ऐसा रहता है कि लोकल लेवल पे बहुत सारे क्लैशेस होते हैं. शिंदे साहब ने भी उसको महापालिका में कभी दखल अंदाजी करने नहीं दिया था, तो वो भी एक गुस्सा था, क्योंकि जितेंद्र आव्हाड के साथ उनका पूरा पैचअप था और इनको बाजू में रखा था, तो वो अलग हो गए. इसका एक परिणाम ऐसा हो गया कि थाना में अगर राजन विचारे शिंदे साहब के साथ जाते तो 100% शिवसेना थाना में जो उनका गढ़ है वो इनके साथ गई, ऐसा माहौल बनता था, वो नहीं बन पाया. दूसरी एक बात हो गई कि अभी इच्छा है नहीं है, मगर इनके खिलाफ तो बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि उद्धव के साथ है वो, तो बोलना पड़ेगा. वो बोल रहे हैं, उससे एक कटुता बढ़ रही है लोकल लेवल पे. और शिवसेना के ज़्यादा लोग नहीं हैं राजन विचारे के साथ नहीं, उद्धव जी के साथ नहीं. 90% और 95% शिवसेना जो है वो शिंदे साहब के साथ ही आ गई है. मगर वो जो 5% है वो एक प्रकार का क्या बोलते हैं ना, अच्छा कुछ मंगल प्रसंग चल रहा है, उसमें कोई अमंगल घटना घटती है तो बुरा लगता है, वैसा बुरा लगता है. अब आगे क्या होगा
मेरे को ऐसा लगता है कि शिंदे साहब को राजन विचारे साथ आना पसंद भी नहीं है, क्योंकि अगर राजन विचारे आता है तो शिंदे साहब ने जिसको जो आमदार है उसको प्रॉमिस किया है कि तेरे एमएलए-शिप का जो टिकट है वो वैसा ही रहेगा। जो खासदार उनके साथ है उन सबको शिंदे साहब ने बोला है कि तुम्हारा टिकट उम्मीदवारी जो है वो विधानसभा में और लोकसभा में कायम रहेगी। अभी थाना में, मेरे ख्याल से थाना में राजन विचारे अगर शिंदे साहब के साथ आता तो उसको टिकट देना पड़ता जी, और शिंदे साहब को वो कतई पसंद नहीं होता। वो अगर ज्वाइन होता तो नहीं, तो शायद हो सकता है कि राजन विचारे ने उनके साथ बात भी की होगी कि आपका क्या इरादा है, मेरे को टिकट चाहिए अगेन 2024 का। तो इन्होंने बोला मैं गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि बीजेपी की सीट कौन सी रहेगी और ये कौन सी। अगर बीजेपी की सीट कल्याण डोंबिवली आती है और श्रीकांत को एडजस्ट करना है तो मैं थाना में उसको लेने वाला हूँ। तो तुम्हारी सीट के बारे में कोई ऐसा मैंने सुना भी एक थे कि भाई राजन विचारे ने कांटेक्ट किया तब उन्होंने बोला कि नहीं, सीट का मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता। तो वो गारंटी नहीं, तो यहाँ तो गारंटी है, तो ऑलरेडी यहाँ सिटिंग एमपी है, उद्धव के साथ है। उद्धव का एक टिकट जो लोकसभा का है किसी को तो देना है, तो वो राजन को ही देंगे। वे राजन चुन के आएंगे कि नहीं आएंगे वो बड़ी दूर की बात है, मगर आज की तारीख में दूसरी उम्मीदवार मिल सकता है। तो अभी मेरे को जो चित्र दिख रहा है कि वैसे राजन विचारे का भी एक मैं खासियत देख रहा हूँ कि वो ऐसा कोई संघर्ष जो है वो फिजिकल नहीं कर रहे हैं, या तो वायलेंस नहीं है उसमें, प्रोटेस्ट है। वो प्रोटेस्ट होना भी चाहिए, वो प्रोटेस्ट हो रहा है, मगर वो भी अकेलापन महसूस करते होंगे और ये अकेलापन उनका कायम रहेगा, क्योंकि उनकी उसमें कोई गलती नहीं है। गलती तो जो है वो उद्धव जी की है। और आगे चल के शिवसेना के उम्मीदवार लोकसभा के लिए राजन विचारे ही रहेंगे। श्रीकांत शिंदे बीजेपी और शिंदे गुट की ओर से रहेंगे। और भी कुछ हो सकता है, अगर शिवसेना के साथ इनकी ज़मीनें कांग्रेस और राष्ट्रवादी की, तो हो सकता है जितेंद्र आव्हाड को भी वो बोलेंगे कि तुम खड़े रहो। वो लेगा नहीं, क्योंकि उसको मालूम है यहाँ खड़ा होना मतलब हारना है श्रीकांत के सामने या कोई भी हो उसके सामने। और ऐसे ही हालात मुझे दिखते हैं। और राजन एक अच्छा आदमी है, वैसे सच्चा आदमी है, उसको एकनाथ जी के साथ होना चाहिए था, आपसी स्पर्धा भूल के। और उद्धव जी का जो उसका नाता है वो भी मैं जानता हूँ, उद्धव जी किसी के नहीं है, तो कल इसको भी अनुभव हो सकता है कि वो उसके भी नहीं है। सर एक सवाल इसमें खड़ा हो रहा है कि राजन विचारे ने अभी जो है कुछ इमोशनल पत्र लिखे थे दिघे साहब को, हाँ, वो कितना अवेलेबल था, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? एक बात तो सच है कि राजन विचारे दिघे साहब के ऊपर एक भक्त, मतलब भगवान ही था। भगवान दिघे साहब भगवान भक्त का नाता था, भगवान और भक्त का ही नाता था उनका। तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने पत्र लिखा। और उनके मन में ये होगी ना, दुख होगा ना, व्यथा होगी कि भाई ये अच्छी पार्टी थी वो टूट गई, तो उसमें कोई गलत नहीं है। लिखा है वो इमोशनल लेटर है और वो इमोशन जेन्युइन है, ऐसा मुझे लगता है। भले शिंदे साहब के लिए वो गैरसोई का मामला है, पर इमोशन सच है और वो सच्चा और अच्छा राजन है। मगर वो बुरे लोगों के साथ फंसा है बुरे लोगों की संगत कर रहा है, ऐसा मुझे लगता है। फिर भी वो अपना रास्ता उसने चुना है, उसको अधिकार है, इतना मैं कहूँ। धन्यवाद ठत्ते जी। तो हम चर्चा कर रहे थे कि राजन विचारे जी जो खासदार यहाँ के हैं थाने जिले के, और एकनाथ शिंदे जी जो मुख्यमंत्री हैं, अभी उनका रिश्ता क्या चल रहा है और क्या होना चाहिए था, क्यों हुआ, इसी बारे में हम चर्चा कर रहे थे। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।